वैसे उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ उसमें भी फर्जी लोग रहे होंगे, उन्हीं के बदौलत जो है चुनाव हुआ होगा। और उस चुनाव के जो नतीजे आए हैं, क्या उसी का नतीजा है कि 37 सीट तक ही आप रुक गए? हो सकता है आप ज्यादा जीत जाते, या फिर हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा जीत रही हो। देखिए, ये बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तस्वीरें सामने आई, मुझे लगता है कि 80 में 37 और 403 में 111 हम तो क्लीन स्वीप कर देते अगर ये इस तरह की खामियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने नहीं मिलती। और यकीनन मैं मान के चल रहा हूं कि अब हम क्लीन स्वीप कर रहे थे। ये जो दोहरा मापदंड आया है सामने, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नागरिक कहीं ना कहीं मुंबई में भी रजिस्टर है, मुंबई के नागरिक उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर है, ये जो मिक्स मैचिंग आई है, ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पारदर्शिता, चुनाव आयोग की नियति और चुनाव आयोग के उद्देश्यों पे सवाल उठाने के लिए लाजमी है। मुझे एक बात आज वास्तव में समझ में नहीं आ रही है, मतलब जब ये चीजें सामने आने लगी, कि 5 साल चुनाव आयोग करता क्या है वास्तव में। चुनाव, ये बात सत्य है कि पूरे देश में चुनाव कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में छोटे बड़े चुनाव घटित होते हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक राष्ट्रीय संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संवैधानिक व्यवस्था है। मुझे लगता है कि जब सरकारी मशीनरी के माध्यम से ही काम करना है, तो कहीं ना कहीं जो मैं समझ पा रहा हूँ, डेटा मिसमैनेजमेंट से लेकर के चुनाव आयोग में मैनेजमेंट प्लानिंग और मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने वालों की कमी है। चुनाव आयुक्त बस एक, मुझे लगता है, पद को सृजित कर दिया गया है, जिसपे कि कुर्सी पे बैठ के आदमी अपने आप को सर्वोच्चता के अधीन समझ करके अपने पदों का कहीं ना कहीं असंवैधानिक उपयोग कर रहा है, जिस पर कि अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग को असीम शक्तियां दी गई है, अनुच्छेद 324 पढ़ लीजिए, 325 पढ़िए, 326 पढ़िए, 327 पढ़िए, 328 पढ़िए, 329 पढ़िए, ये जो अनुच्छेदों के अंदर जो असीम शक्तियां चुनाव आयुक्तों को हैं, मुझे लगता है कि यही कारण है कि टीएन सेशन के बाद आज तक कोई चुनाव आयुक्त ऐसा नहीं हुआ जिसे कि हम ये कह सके कि रेमन मैक्स से पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और टीएन सेशन वर्सेस नेशन के आगे किसी चुनाव आयोग का उदाहरण भी नहीं दिया जाता। ये सबसे हास्यप्रद बात है। बिल्कुल सही टीएन बात है। सेशन जी कहे बात, किसी भी चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की संज्ञा से अभी तक न पक्ष ने कहा न विपक्ष ने कभी कहा। उसका कारण यह है कि चुनाव आयुक्त को भारतीय संविधान के प्रारूप के समान होना चाहिए, जिसकी की कहीं ना कहीं नितांत कमी दिखाई दे रही है। वर्तमान नहीं, पीछे के 2 चुनाव आयुक्त और थे जिन्होंने कि बिना कारणों से इस्तीफा दे दिया। एक पूर्व चुनाव आयुक्त वर्तमान चुनाव आयुक्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर स्थिति है भारत के लोकतंत्र के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि लगातार धूमिल हो रही है। और नहीं, सबसे विवेक आश्चर्य जी, की बात, राजीव राजीव जी और ज्ञानेश जी, इन्होंने तो एक नया मतलब इतिहास रच दिया है। टीएन सेशन का आपने जिक्र किया, उन्होंने अच्छाई में जिस तरह के जो एक होता है ना कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है, वो अच्छाई के लिए मारा था। यहाँ पर तो मतलब अलग ही उनके लिए रागला पे जा रहे हैं, अलग ही संज्ञाएं दी जा रही हैं ज्ञानेश कुमार जी को या फिर इससे पहले राजीव जी को। तो ये तो मतलब गजब ही है, इसमें क्या कहा जाए, नहीं, किसको कहा जाए। सवाल ये उठ रहा है कि जो एसआईआर कराने कराने के लिए जब इनकी प्रक्रिया का शुरुआती दौर का जब पहला चरण था, तो उस समय ये आधार कार्ड को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों नहीं थे एसआईआर में? क्या इसका कारण यही था कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, उसके माध्यम से एक ही फीडिंग पे आप सारे आधार कार्ड, एक व्यक्ति के नाम पे कितने मतदान कार्ड बने हैं वो सामने डेटा आ जाता? क्या चुनाव आयोग को इससे डर था, जो वो आधार का विरोध कर रहा था? सबसे आश्चर्य और हास्य की बात यह कि आधार कार्ड बना कौन रहा है ये तो देखिए। यूआईडीएआई किसकी संस्था है? केंद्र सरकार के अधीन संस्था है। और जो बात सरकार कहती है कि फर्जी वोटर कार्ड बने, फर्जी आधार कार्ड बने, भाई ये आधार कार्ड और इसकी आपने टेंडर जारी किए हैं, आपने निजी कंपनियों को सौंपे हैं, तो ये जिम्मेदारी भी तो सरकार करेगी। डेटा मॉनिटरिंग, सेंट्रल डेटा मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ है हमारा? नहीं नहीं नहीं, मतलब ये तो बात आप सही कह रहे हैं। अभी अभी फरमान जारी हुआ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, कि हम डेट ऑफ बर्थ जो पड़ी होती है उसके लिए हम उसको मतलब वो जो एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है उसके तौर पर हम आधार कार्ड को नहीं देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ के मद्देनजर। तो आधार कार्ड बनवाने के लिए आपने जो है लोगों को लाइन में लगवा दिया, लोगों से कहा कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से अगर लिंक नहीं करेंगे तो हम आपको हजार हजार रुपए का फाइन मारेंगे। मैंने खुद जो है लिंक करवाने के लिए 1000 रुपए फाइन दिया। जी अब जी अब यहाँ कहा जा रहा है कि हम उसको जन्मतिथि का प्रमाण पत्र मानते ही नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। हर जगह ये बताया जा रहा है। आप क्योंकि मैं तो विवेक जी एक वकील भी हैं, ये जरा हम लोगों को समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए राजनीति से अलग, कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया हो, कोई जवाबदेही क्या इनकी तय करने वाला है कि नहीं है, कि ये अपनी मनमर्जी यूं ही करते रहेंगे और ये चलता रहेगा।
देखिए, मैं आपको इसको बहुत स्पष्ट कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत सामान्य व्यवहारिक बात मैं आपके सामने रख दूँ इस मंच पे, चूँकि आदरणीय हमारे दिनेश सर भी बैठे हैं। हमने आधार कार्ड को जन्म तिथि का आधार माना ही कब था? सबसे हास्यप्रद तो ये भी है ना कि आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र माना ही कब था आम जनमानस ने? उसके लिए तो हम 10th की मार्कशीट की बात करते हैं, चाहे हम अपने इसकी पैन कार्ड की बात करते हैं, जो लोकोक्ति की बात है। लोकोक्ति मतलब सामान्य प्रचलन में जो संज्ञात्मक बातें आती हैं, जब जन्म तिथि की बात आती है, हम या तो पैन कार्ड लेते थे पहले, या तो हम 10th की मार्कशीट दिखाते थे, और या तो फिर हम अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाते थे। अब सबसे हास्यप्रद बात यह है कि सरकार ने ये कह करके चुनाव आयोग को और संदेहास्पद कर दिया, और चुनाव आयोग इस पे मौन धारण करके बैठा है। भाई आप खुद बताइए, आपने अपने जन्म प्रमाण पत्र के नाम पर आधार कार्ड को देखा ही कब था? हमने तो कभी माना ही नहीं कि आधार कार्ड जन्म प्रमाण पत्र है। ये कह करके तो सरकार खुद को कटघरे में कर रही है कि सरकार खुद ही संशय में है कि वो कौन से आदेश जारी कर रही है जिससे कि जनता में भ्रम पैदा होने की स्थिति पैदा हो रही है। भाई जनमानस में अगर ये भ्रम नहीं भी था तो अब ये भ्रम पैदा होना लाजमी है। क्या सरकार की कोई संस्था ऐसी थी या कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो आधार को जन प्रमाण पत्र के आधार पर ले रही थी? तो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पारदर्शिता की कमी है, जिसको सरकार को सामने रखना चाहिए था। आपने सीधे आप आए, आपने जारी कर दिया। यही कई बैंकों में आपको पता है आधार लिंक न होने के कारण अकाउंटों को होल्ड कर दिया गया था। लोग खातों से पैसे नहीं निकाल पा रहे थे, और आज सरकार आ रही है उसी आधार के अगेंस्ट में। आपको याद है कोविड के समय बिना आधार के आपको ट्रेवल करने की अनुमति नहीं थी एयरपोर्ट पे। लोग आधार को लेकर परेशान थे कि आधार बनवाए कैसे जिसके नहीं बने थे, और आज आप उसी आधार पे अंकुश लगाते हैं। हर जगह आधार को जितना मतलब एक वैलिड डॉक्यूमेंट धीरे धीरे करके बनाया गया, सरकार ने कितना प्रमोट किया, ये बात किसी से छिपी हुई थोड़ी ना है। लेकिन अब उसका कारण ये हो सकता है, जितना मेरी समझ में आ रहा है, उसका कारण ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग, उसके पते की स्पेलिंग, या उसके राज्य या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पते में हेरफेर करके एक ही व्यक्ति के कई पहचान पत्र इस तरह से बनवाए गए हैं, जिसके जानकारी सामने आने के डर से अब कहीं ना कहीं आधार पे अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये स्थिति, इसी के आधार पे मुझे लगता है कई फर्जी मतदान पत्र बनवाए गए हैं। विवेक जी हम लोग थोड़ा भटक जाएंगे उधर अभी, क्योंकि आप एज एन एडवोकेट जरा हमको बताइए। सिंघवी साहब ये कह रहे हैं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में जब बहस हो रही थी कि चुनाव कराने की आड़ में विधायी कार्य नहीं करवाए जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो क्या आपको लग रहा है विधायी कार्य करवाया जा रहा है और एक तरह से नागरिकता प्रूव करने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई आप सिटीजन है या नहीं? अब ये तो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नागरिकता तय करे। गृह मंत्रालय देखिए इस मामले को। नहीं, देखिए बहुत जायज बात है। मैं आपको दो बातें स्पष्ट कर दूं। अनुच्छेद 329 जिसमें कि चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव मतलब इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा जो इनके पास अधिकार क्षेत्र है, इसी का दुरुपयोग ये बार बार कर रहे हैं। और इसके साथ ही चुनाव आयुक्तों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें भी महाभियोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 324(5) के तहत जो निर्धारित है, इसमें सिद्ध दुर्व्यवहार, प्रोव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता, इनकैपेसिटी का होना बहुत जरूरी है, या किसी राजनीतिक दल के सांठगांठ हो, एक तरफा व्यवहार हो, इस तरह की क्षमता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपने चुनाव आयुक्तों को या चुनाव आयुक्त को किसी फौजदारी मामले से या सिविल मामले से या उसके दायरे, दंडात्मक दायरे से ही बाहर कर दिया, तो मनमानी लाजमी है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब किसी पद को आप दंडात्मक परिधि के बाहर रख देते हैं, उसके ऊपर दंडात्मक परिधि से के दायरे से जब उसकी लकीर बाहर हो जाती है, वहां वो निरंकुश हो जाता है। वही निरंकुशता आज ज्ञानेश कुमार जी की कार्यप्रणाली में दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, एसआईआर करने का आधार ये नहीं हो सकता कि बीएलओ के माध्यम से ये चिन्हित कराया जाए कि कौन मतदाता है। एसआईआर का अर्थ ये नहीं हो सकता कि आप नागरिकता की पहचान करिए जाकर के। किसी के नागरिक होने का प्रमाण पत्र बीएलओ नहीं जारी करेगा कि आप बीएलओ चिन्हित करेगा उसको कि उसका नाम काटा जाए या ना काटा जाए। ये बीएलओ का काम नहीं है। आपको सिर्फ उसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान जो उसकी कैपेसिटी है, उसको आधार बना करके एक फॉर्म भर के आपको सिर्फ डेटा जमा करना है उसका। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ये भी तो नहीं कर पा रहा है ना। हमने मुंबई का जो उदाहरण लिया, जिसको लेकर मैंने ये चर्चा रखी कि 10.5% मतलब 10.5% लोग फर्जी हैं। 103 बार अगर वोटर लिस्ट में किसी का नाम आ रहा है तो कौन सा बीएलओ इसको जांच रहा है,
कौन सी चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया चल रही है जिसमें सब अंधे बने हुए हैं, धृतराष्ट्र हो गए, किसी को दिख ही नहीं रहा। मतलब अरे अब तो इतनी इतनी मतलब एडवांस जो है टेक्नोलॉजी आ गई है, सब कुछ आ गया नहीं है। आई है, नहीं आई है, कहाँ आई है? यही बात तो मैं सवाल उठा रहा हूं। मैं तो आपके मंच पे कई बार कह चुका, कहाँ आई है? हमारे चुनाव होते ही ईवीएम रूम में कई बार मशीनें बैठ जाती हैं, कैमरे ऑफ हो जाते हैं, लाइटें कट जाती हैं। भाई कहाँ है भारत के पास आधुनिक संसाधन कि वो चुनाव करवा सके? चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयोग के पास कहाँ संसाधन है? यही संदेश तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया को दिया जा रहा है लगातार। तो फिर सीधे तानाशाही घोषित कर देनी चाहिए ना, ये लोकतंत्र का तानाशाही ड्रामा। घोषित, तानाशाही से बस आपने बिल्कुल सही बात कही, तानाशाही घोषित होने का सर्टिफिकेट जारी होना बाकी रह गया है। भारत के लोकतंत्र का जिस तरह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उपहास उड़ रहा है, चाहे बीबीसी टाइम्स की बात करिए, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करिए, चाहे अरब मीडिया की बात करिए, जो वो कवरेज कर रहे हैं उसको देखिए जरा, किस तरह चुनाव आयोग की खिल्ली उड़ रही है। और जिस लोकतंत्र की दुहाई सालों साल दे करके लोगों ने अपने देशों में लोकतंत्र की स्थापना करवाई। आपको याद होगा वो श्वेत युद्ध, याद होगा आपको, अमेरिका में जो एक श्वेतवार हुआ था, पहले नक्सलवाद हुआ था जो, तो भारत के लोकतंत्र को उसमें आधारभूत, सबसे मजबूत आधार स्तंभ माना गया था उस शांति के लिए। आज कहां हम खड़े? आज हम कहां खड़े हैं? आज हम वहां खड़े हैं जहां पे हम खुद अपने लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारी डेमोग्राफिकल सिचुएशन जो है, डेमोक्रेसिकल जो सिचुएशन है, क्या वास्तव में हम लोकतंत्र के अधिकार पात्र हैं, रह गए हैं? जिस प्रकार से चुनाव आयोग मनमाने तरीके से एक सत्ता स्थापित करके सौंप रहा है केंद्र को, आप समझिएगा, ये सत्ता जनता नहीं चुन रही है, ये सत्ता बना करके थोपी जा रही है जनता के ऊपर। इसी महीन लकीर के इस पार जनता खड़ी है और इस पार चुनाव आयोग, और बीच में तानाशाही का वो स्तंभ खड़ा है। मैं ठीक है। कहता हूं कि जब चुनाव आयोग पे कोई सवाल उठा, जब चुनाव आयोग को अधिकार ही नहीं है कानून बनाने का, विधायिका ही कानून बनाएगी, तो विधायिका की जगह चुनाव आयोग कैसे ये निश्चित कर सकता है कि कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है? यही तो बिल्कुल। सवाल उठाया मनु सिंघवी सर ने। जी